हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 जो कि फंडामेंटल राइट्स उसको कवर करेंगे। एंड ये पार्ट 10 है। इसमें फंडामेंटल राइट्स को कवर कर दिया जाएगा। सिर्फ एक दो टॉपिक्स ही बचे हैं। एंड इस वीडियो के एंड में आपको कुछ MCQs के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। इससे पहले वीडियो में हमने राइट टू प्रॉपर्टी को कवर किया, आर्टिकल नंबर 35 देखा, आर्टिकल नंबर 31A B C, इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म देखा फंडामेंटल राइट्स का। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की। सो आई होप आपको पुरानी वीडियोस को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपकी हर एक क्वेरीज़ का हम आंसर करते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स के। तो फंडामेंटल राइट को हमने कवर किया अच्छे से। हमने देखा कितने आर्टिकल्स हमें फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं बेसिकली जो सिटीजन्स को मिले हैं, और कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं सिर्फ फॉरनर्स को मिले हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो इन फंडामेंटल राइट्स से आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, स्टेट ने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, उसके हिसाब से आपको जो है फंडामेंटल राइट्स जो आपके परफॉर्म किए जाते हैं। और सारी की सारी कंडीशंस कब कब लगती हैं, कब कब सस्पेंड होती है, वो भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर रेफर करना। तो अब हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उनका सिग्निफिकेंस बेसिकली कहाँ पे है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट है वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन दी कंट्री। ठीक है। यानी कोई भी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ के लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है। ठीक है। यहाँ के लोगों ने बेसिकली यहाँ के लोगों को पावर मिली है कि वो अपनी सरकार चुन सकते हैं। इंडिया में आप देखोगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव जो आगे जाके जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है। लॉज बनाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेन रोल है वो है सिटीजन्स का, लोगों का। यहाँ तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो अथॉरिटी ऑफ पावर माना है वो भी पीपल्स को माना है, यानी जो इंडियंस हैं उनको बेसिकली पावर माना है। तो जब इतनी पावर, जब बात की जा रही है लोगों की, तो लोग अपनी बात कैसे रखें, उनको कुछ राइट्स देने पड़ेंगे सो दैट उनको एक सिक्योरिटी फील होनी चाहिए कि जो भी वो बात करना चाहते हैं, जो भी वो कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं तो वो अच्छे से कर सकें। तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से पहले की, जब ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे तो कितना ज़्यादा अत्याचार वो करते थे। कोई भी बेसिकली ऐसा नहीं था कि सब लोगों के साथ वो इक्वल ट्रीट करते हो। नो, वो लोग जो कि अमीर थे, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उनको उन्होंने अपने बराबर का हक दे रखा था। बाकी वैसे लोग जो माइनॉरिटी सेक्शंस के हैं, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो वुमेंस हैं, उनको कोई अधिकार नहीं दिए थे। पर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद की, जब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए हैं। तो इतना बड़ा सफ़र जो हमने तय किया है, ठीक है, इतने सारे चेंजेस हमने देखने को मिले हैं, हमारी सोसाइटी में इतने सारे चेंजेस आए हैं। तो सबसे बड़ा जो चेंज आया वो इसी के कारण है कि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी लॉ अगर आता है तो वो इक्वली सब पे इम्प्लीमेंट होगा। लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना ही कोई रिलीजन की बेसिस में, ना कोई रेस, ना कास्ट, ना सेक्स, ना प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक फीलिंग ये लाती है कि हम सब इक्वल हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बेसिकली इक्वल समझा है। ठीक है। फिर भी अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये पावर भी फंडामेंटल राइट ने दी है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उस पर्सन को के खिलाफ आप केस कर सकते हो जिसने भी आपके फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाया है। तो एक कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसको अच्छे से चलने के लिए वहाँ के लोगों के पास अधिकार होना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी बात अच्छे से रख सकें। उनकी जो इच्छा है, ठीक है, चाहे वो रिलीजन के प्रति कि उनका रिलीजन कैसे प्रोफेस होना चाहिए, या फिर अगर वो प्रोफेशन करना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो वो अच्छे से प्रोफेस कर पाएँ। हर एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन्हें एजुकेशन मिल सके। ठीक है। तो एजुकेशन भी आप देख सकते हो, एलिमेंट्री एजुकेशन भी बेसिकली फ्री एंड कंपलसरी बताई गई है फंडामेंटल राइट्स में। तो हॉलिस्टिकली देखें, चाहे वुमेन हो या मैन हो, चिल्ड्रंस हो या फिर ऐसे सेक्शन जो कि ट्राइबल पीपल्स आते हैं, उन सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है हमारा फंडामेंटल राइट। और जब हर एक सेक्शन को इस तरीके के राइट्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एग्जाम्पल से समझे तो अगर मान लो कोई पेड़ है, तो पेड़ अपनी ज़मीन से सालों साल जो है आपको दिखता है कि स्ट्रांगली खड़ा रहता है। क्यों? बिकॉज उसकी जो जड़ें हैं, उसके जो रूट्स हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उस पेड़ को बेसिकली खड़े रखने में मदद करती है। उसी प्रकार जो पेड़ है वो हमारा बेसिकली डेमोक्रेसी है, जो जड़ें हैं वो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे, जितना स्ट्रांगली उन फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जितना स्ट्रांगली लोग उस फंडामेंटल राइट्स के तहत जो है प्रोटेक्शन फील करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बरकरार रहेगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो सेकंड पॉइंट बेसिकली बात करता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर द मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन। ठीक है, यानी कोई भी आदमी है, चाहे वो औरत है, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्यों ना हो, ये फंडामेंटल राइट्स मोरली उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, समझाने के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो उनके साथ गलत हो रही है, पहचानने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई वर्कर है, उसे पता है कि जो राइट्स उसे मिले हुए हैं, चाहे वो इक्वल पे है, जितना ज़्यादा आप इक्वली मतलब काम करोगे उतना ज़्यादा आपको इक्वली पे मिलेगा, आपको उतनी वेज मिलेंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ इसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अगर मान लो उसको ये चीज़ पता ही नहीं होती तो उसका एक्सप्लॉइटेशन करना कितना आसान हो जाता। ठीक है, अगर उसको अपने राइट्स का पता ही नहीं होता तो कोई भी पर्सन उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकता था। बट क्योंकि मोरली लोगों को ये बात पता है कि उनको कौन कौन से अधिकार उन्हें दिए गए हैं, और उन्हें पता है कि अगर मान लो ये अधिकार उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इन सब एक्सप्लॉइटेशन से। ठीक है, मटेरियल प्रोटेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर पहले हुआ करता था, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन अब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये प्रोटेक्शन है कि अब हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, सोसाइटी में जो उनकी इज्जत थी, जो पहले जो उन्हें इज्जत नहीं मिली, वो इज्जत अब उन्हें मिलेगी। ठीक है, और क्योंकि हम सब इक्वल हैं, भले ही हमारा रिलीजन अलग क्यों ना हो, बट हम सबसे पहले क्या इक्वल आते हैं, चाहे वो कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो एक ट्राइबल पीपल ही क्यों ना हो जो अपने आप को कल्चरली इतना ज़्यादा आइसोलेट करके रखता है, बट वो भी कहीं ना कहीं इस फंडामेंटल राइट के तहत अपने आप को इक्वल समझता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उस मैन को कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लो कुछ गलत होता भी है तो उसके पास राइट है आर्टिकल 32 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ पा सकता है। ठीक है, तो यानी आर्टिकल नंबर 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, और जब जब किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉलेट होगा तो डायरेक्टली पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट फिर उस हिसाब से जो है एक्शंस लेगा। ठीक है, तो यानी कोई भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ इनसिक्योरिटी जो है पर्सन को नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्व करता है एक एज अ फॉर्मिडेबल वॉक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो इंडिविजुअल लिबर्टी में आप देख सकते हो अगर पर्सन को इंडिविजुअल लिबर्टी दी जाए, ठीक है, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उस पर नहीं लगाया जाएगा, अगर इंडिविजुअल लिबर्टी होगी कहीं ना कहीं वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता है इस सेंस में कि वो कोई भी प्रोफेशन अच्छे से कर सकता है, कुछ भी चीज़ें हैं जो अगर उसे बोलना है, ठीक है, तो वो राइट उसको दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लिबर्टी उस पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अगर मान लो ये लिबर्टी नहीं होती, जैसे अंग्रेजों के टाइम पर कोई लिबर्टी नहीं थी, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो रूल किया करते थे, अगर आपको टैक्स पे करना है तो करना ही है। ठीक है, आप मना नहीं कर सकते या फिर आप उनके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। ठीक है, बट इस तरीके की चीज़ें आपको आज की प्रेजेंट डेमोक्रेसी में नहीं देखने को मिलेंगी। अगर मान लो सरकार कुछ गलत करती भी है तो हमारे पास अधिकार है कि हम उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बट हमें हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना है। ठीक है, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट को अच्छे से काम तभी कर सकते हैं जब उसका क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट हो, वो एक तरह का चेक एंड बैलेंस की तरह काम करती है। और क्योंकि वो गवर्नमेंट एक ऑटोक्रिटिक ना हो जाए, उस चीज़ के लिए भी क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इंडिविजुअल की लिबर्टी होगी, ठीक है, तो वो अच्छे से हर वो काम कर सकता है जो वो चाहता है, और जब वो अच्छे से वो काम कर सकेगा एक तरह से उसको प्रोटेक्शन मिली रहेगी कि मतलब कोई भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं दी फैसिलिटेट, यानी फंडामेंटल राइट जो है फैसिलिटेट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लॉ इन द कंट्री। ठीक है, यानी जो लॉ है वो कंट्री में बना रहेगा। ठीक है, यानी जो भी चीज़ें होंगी वो लॉ के अकॉर्डिंग की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आके कुछ भी चीज़ें जो है आर्बिट्रली इम्पोज कर देंगी। अगर मान लो किसी भी पर्सन ने वो क्राइम किया नहीं है बट फिर भी आर्बिट्रली वो ऐसा नहीं कर सकती कि उस पर्सन को उस चीज़ क्राइम की सज़ा दे दे। नहीं, जो लॉ में जो चीज़ लिखी गई है उसके हिसाब से ही जो इस पर्सन को सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या चीज़ें लॉ में हैं, क्या चीज़ अरेस्ट है, डिटेंशन कैसे, वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो एक तरह का लॉ स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है कि हम लॉ के सामने सभी आपको इक्वल दिखने रहेंगे, और इक्वली जो है लॉ सब पे इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। कोई वहाँ पे रिच पुअर हो या लो एंड हाई हो, कोई मैन हो या वुमेन हो, वो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो प्रोटेक्शन इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, यानी कोई भी चीज़ जो होगी वो लॉ के हिसाब से सही होनी चाहिए। जुडिशरी का जो मेन पर्पस होता है लॉ को चेक, मतलब कोई भी जो लॉ बनाया गया वो चेक करना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सही है नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक ऐसा लॉ जो सरकार लेके आ रही है बट अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर वॉयलेट कर रहा है तो जुडिशरी के पास जुडिशल रिव्यू है। तो जुडिशल रिव्यू की जो पावर है जुडिशरी के पास के तहत तो कोई भी लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड कह सकती है। ठीक है, तो यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो इस लॉ को लाने में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आप देख ही सकते हैं। ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे मोनार्क होती है, यानी जो ऐसी बेसिकली राजा महाराजा जहाँ पे रूल किया करते हैं, वहाँ पे उनका जो वचन ही उनका शासन होता है। एक तरह से कहा जाए कि जो वो बोलते हैं उसी के साथ उसके उसकी मतलब उसी पे बेसिकली काम किया जाता है। बट हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उसमें प्रॉपर जो है अमेंडमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स को, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट को जो है डाला गया और उसके हिसाब से चीज़ें की जाती है। अगर लॉ के हिसाब से कोई चीज़ गलत है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, अगर वो लॉ के सामने सही है तो उसको सही माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कोई भी एक अथॉरिटेटिव
गवर्नमेंट जो है आपको यहाँ पे फॉर्म करती हुई नहीं दिखेगी। कोई एक पर्सन नहीं होगा जो इस लॉ को बनाने में बेसिकली मतलब लॉ को बनाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट लोग, वो लोग जिनको जिनको बेसिकली हमारी जनता ने चुना है, वो वहाँ पे बैठ के जो है उन्हीं लोगों के लिए लॉ बनाएंगे, ठीक है। अगर वो लॉ गलत है तो इसको गलत कहने का अधिकार जो है लोगों के पास भी है और हमारी जुडिशरी के पास भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कर रहा है। बिकॉज अगर फंडामेंटल राइट नहीं होता तो लोग बेसिकली उनके ऑब्जेक्ट नहीं कर पाते ना, जो लॉ बना रही है हमारी गवर्नमेंट। बिकॉज हम लोगों के पास फंडामेंटल राइट है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट करने का, उस पर सवाल उठाने का, उसको क्रिटिसाइज़ करने का अधिकार हमारे पास हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कि प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो इतनी ज़्यादा दबाई हुई थी, उनके राइट्स को इतना दबाया गया था, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, उन सबको जो है प्रोटेक्शन यहाँ प्रोवाइड की गई है, ताकि उनका जो कल्चर है, उनके जो कस्टम्स हैं, वो उनसे छीने ना जाएँ। अगर उन्हें नहीं चाहिए कि हमारे कोई कस्टम में, हमारे कल्चर में कोई इंटरफेयर करे, तो कोई भी इंटरफेयर वहाँ नहीं करता। जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, आपको पॉपुलेशन वाइज बहुत कम देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आप एंट्री भी नहीं कर सकते, आप ना ही वहाँ पे रह सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं उनका जो मानना वो ये है कि उन्हें बाकी सोसाइटी के साथ नहीं रहना, उनका जो अपना कल्चर है, अपने जो लोग हैं उनके साथ उन्हें रहना है। ये राइट बेसिकली उनका है कि ये जो चीज़ें वो मांग रहे हैं उनको देना। अगर मान लो उनके राइट प्रोवाइड करने के चक्कर में हमारा जो राइट है मूवमेंट का, अगर वो रिस्ट्रिक्ट भी किया जाए तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये जो सेक्शन है सोसाइटी का, उनको इतना ज़्यादा हरेसमेंट सहना पड़ा है कि आज वो अगर अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं, बिकॉज उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं कि कोई भी पर्सन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कि फंडामेंटल राइट जो है स्ट्रेंथन करता है सेकुलर फैब्रिक इंडियन स्टेट का, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री बने, ठीक है। बट ओरिजिनली सेकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। और हमारे जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, उससे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है वहाँ पे एक सेकुलर को अपनाया, यानी हर एक धर्म के लोगों को जो है इक्वल राइट्स दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से जो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, उसकी जिस तरीके से उसको चाहें तो उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा देश है उसने कभी भी अपने कंट्री का कोई भी एक रिलीजन नहीं माना है, ठीक है। यानी हमारा जो स्टेट है एक तरह का न्यूट्रल रहता है हर एक रिलीजन के पर्सपेक्टिव में। किसी भी रिलीजन को हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसको बेसिकली राइट्स मिले हुए हैं। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी मानना यही था कि जो हमारा सेकुलर स्टेट है वो भले ही एक्सप्रेसली मेंशन ना हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके माइंड में हमेशा यही था कि जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलर ही रहे, ताकि हर एक धर्म के लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली जाए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक ऐसी कंट्री में है जहाँ पे सिर्फ हिंदूज़ को ही बेसिकली राइट्स मिले हुए हैं, बाकी और किसी को राइट्स नहीं मिले, ठीक है। और आज के टाइम पर भी आप देख सकते हो इतनी डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी इंडिया अपने आप को सस्टेन कर पाता है। भले यहाँ पे थोड़े बहुत राइट्स होते हों, एक क्लास दूसरी क्लास के साथ जो है बेसिकली फ़ाइट करती है, बट कहीं ना कहीं एंड में आके आप देखोगे हम सब एक साथ ही रहते हैं। थोड़े बड़े क्लैश जो हैं हर एक सोसाइटी में देखने को मिलेंगे, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री और हमें हर एक धर्म के लोगों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। और हमने एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को अपनाया है, जहाँ पे हर एक रिलीजन्स को जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ, कि उसकी स्ट्रेंथ भले कितनी क्यों ना हो, चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा हो, बट हर एक धर्म के लोगों को जो इक्वल स्टेटस मिला है और इक्वल सपोर्ट मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। यानी गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती है रिलीजन मतलब लोगों के लिए, उनके रिलीजन के लिए, तो वो हर एक धर्म के जो लोग हैं उनके लिए करेगी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए सरकार जो है आपको मोटिवेट दिखेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने हर एक धर्म के लोगों को इक्वल स्टेटस दिया है, इक्वल प्रोटेक्शन दी है, जो कि हमारे जो सेकुलर करेक्टर है उसको बनाए रखता है। नेक्स्ट है कि यदि फंडामेंटल राइट तरह का चेक करता है एब्सोल्यूटिस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है एक तरीके से अपना आर्बिट्री पावर ना शो करे, इस चीज़ के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए हमारे जो लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट जो है ले डाउन करते हैं फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। कि सोशली जो है लोगों को इक्वल स्टेटस मिला हुआ है, उनके साथ कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं किया जाता। एंड सोशल जस्टिस इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता है कि उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ हो रहा है, कोई भी इनइक्वालिटी उनके साथ हो रही है, तो जस्टिस भी जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट है ओवरऑल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो, इकोनॉमिकल जस्टिस हो।
नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कि इंश्योर करते हैं डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, यानी हर एक पर्सन की डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है। इसलिए उनको जो है फंडामेंटल राइट्स ये कहें कि कहीं ना कहीं की उनकी जो डिग्निटी है उनको कोई जो है बेसिकली नुकसान ना पहुंचाए। हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ कैसे इंश्योर की जाती है? फंडामेंटल राइट से, क्योंकि फंडामेंटल राइट ही एक ऐसे राइट्स हैं जो पर्सन को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने में जो है हेल्प करते हैं। जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी वो समाज में अपना कार्य करना चाहते हैं, अपनी अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, वो सब वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट जो फैसिलिटेट करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, यानी हर कोई पर्सन के पास राइट है कि वो चाहे तो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। बेसिकली पॉलिटिकल जो है पार्टी फॉर्म कर सकता है, अपनी एसोसिएशन बना सकता है। आपको फ्रीडम मिला है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियन बना सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी आप अपनी योगदान दे सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरह का हमें प्रोटेक्शन के साथ साथ हमें हमारे जो राइट्स हैं उनको भी सिक्योर करता है, ठीक है। आज की डेट में जहाँ पे हर लोग अपने हिसाब से बोल पाते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, और सिर्फ पॉसिबल हुआ है हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, ठीक है। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं इंडिया आज़ादी के बाद भी जो है एक तरीके से मान लो गुलामी ही जी रहा होता, बिकॉज आपको जो है राइट्स ना मिलना, एक तरीके से आप अपनी आवाज़ जो है बेसिकली सामने नहीं रख पा रहे हो, आप वो काम नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस ख़त्म होता है। ऑलरेडी हमने हर एक चीज़ को, चाहे वो जो भी बातें यहाँ पे लिखी हुई है उसको हर एक सेक्शन में जो है वीडियो के हमने कवर किया है। फिर भी कोई आपको डाउट लगे कि किस तरीके से वो मोरली और मटीरियली लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी का किस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे एक इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके आते हैं, तो अगर ये आपको डिटेल में अगर देखना है, समझना है, तो आप पुरानी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि राइट आउटसाइड द पार्ट थर्ड, यानी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि पार्ट थर्ड जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है उससे बाहर रखे हुए हैं, ठीक है, जिनको बेसिकली कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट, ठीक है। बट हम उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं कह सकते, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जहाँ पे आप उन राइट्स का अगर वॉल्यूशन होता है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, यानी जो लीगल राइट्स आपको मिले हुए हैं, अगर मान लो कहीं ना कहीं उनका वॉयलेट होता है तो आपको डायरेक्टली आपके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। नॉर्मल जैसे आपकी हायरार्की होती है कि आपको हाई कोर्ट के पास जाना है, देन फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बेसिकली क्या है? अगर मान लो गवर्नमेंट को एक लॉ लाई है और उस लॉ को लाने के बाद वो एक्ट बना है, एक्ट बनने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह मिली है, ठीक है। बट वो फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं बन सकता बिकॉज फंडामेंटल राइट के अंदर उसको नहीं रखा गया है, और क्योंकि एक फंडामेंटल राइट नहीं है वो, तो इसलिए वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह मिली हुई है, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स कहलाए जाते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो है बोला जा रहा है कि नो टैक्स शेल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी जो आर्टिकल 265 है जिसे पार्ट 12 में बेसिकली रखा हुआ है, और ये बेसिकली कहता है कि कोई भी टैक्स जो है लेवी नहीं किया जा सकता, कलेक्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी लॉ, यानी जो हमारी अथॉरिटी है वो पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से ही जो है आपसे कोई भी टैक्स ले सकती है, आप पे कोई भी टैक्स लगा सकती है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कल को सरकार का मन कहे कि आपको एक पर्टिकुलर सड़क पे चलने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जो आप खा रहे हो चलो उसमें तो चलो टैक्स है, बट हर एक चीज़ में अगर मान लो टैक्स लेने लग जाएगी जो कि लॉ के हिसाब से गलत है, लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। नहीं, अगर आपको टैक्स लगाना भी है, लेना भी है, तो आप तभी ले सकते हो जब पर्टिकुलर लॉ आप जो है अथॉरिटी लेके आएगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 265 की बात करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं स्टेट के पास भी कुछ राइट्स हैं, पावर दी गई है कि वो टैक्स ले सकते हैं, और सेंटर के पास भी हैं, ठीक है। तो अपने अपने स्फेयर में इन्होंने अपने अपने टैक्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, किस तरीके से जो है टैक्स काम करते हैं, जो जीएसटी हमारा आया था वो किस तरीके से काम करता है, तो उस चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। बस अभी के लिए आपको इतना समझना है कि ये जो आर्टिकल 265 है ये भले ही जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिससे हमारे पर राइट तो है बट इसे हमारे पार्ट थर्ड के अंदर नहीं रखा गया है, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है, ठीक है। यानी कि आपको अगर इस राइट का अगर हनन होता है, अगर मान लो सरकार कोई भी आप पे ऐसा बिना लॉ के हिसाब से आपको टैक्स लगाती है, तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाओगे, नॉर्मली आप जो भी हाई कोर्ट है उसके पास जाके जो है अपनी दलील रखोगे, ठीक है। तो ये भी राइट है जो हर एक सिटीजन्स को मिले हुए हैं, बट इस राइट को फंडामेंटल राइट नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर लीगल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट राइट है आर्टिकल 300A जो कि पार्ट 12 में रखा हुआ है, जो कहता है नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी बाय लॉ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 300A है वो पहले ही हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जिससे बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया गया था तो उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया था। यानी इसको हमने बेसिकली लास्ट वीडियो में कवर भी किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट के पास ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे जहाँ पे उन्हें लगा कि अगर मान लो प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किल आ जाएगी लैंड को लेने में, ठीक है। और क्योंकि एक फंडामेंटल राइट था तो उस समय जो गारंटीड कंपनसेशन दिया जाता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को
सॉल्व करने के लिए इन्होंने इसमें अमेंडमेंट करा, और अमेंडमेंट करने के बाद इसको एक लीगल राइट बना दिया, जहाँ पे लीगल राइट बनने का मतलब ये है कि आज भी लोगों के पास प्रोटेक्शन तो दी गई है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उन्हें सेव किया जाएगा नहीं। अगर मान लो उनकी प्रॉपर्टी को डिप्राइव भी किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब कोई अथॉरिटी जो होगी, यानी लॉ के हिसाब से अगर वो अथॉरिटी जो है इसको ग्रैब करेगी, उस लॉ मतलब उस लैंड को बेसिकली लेगी, तब जाके वो पॉसिबल है। ठीक है, अगर गलत तरीके से किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को डिप्राइव किया जाएगा, उसे छीना जाएगा, तो वो बेसिकली जुडिशरी के पास जा सकता है। ठीक है, बट क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकता। ठीक है, और क्योंकि अब ये लीगल राइट बन चुका है, तो अगर मान लो कोई अथॉरिटी उससे वो प्रॉपर्टी लेती भी है तो वहाँ पे जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो गारंटीड नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें गारंटीड कंपनसेशन के अंदर आती है, कौन से नहीं आती, तो वो आप लास्ट वीडियो को एक बार देख लेना ताकि आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट राइट है कि ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल बी फ्री, यानी कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो तो आप उसके बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, तो वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बट अगर टैक्स लगाना भी हुआ तो जो अथॉरिटी है लॉ के हिसाब से लगा सकती है। ठीक है, बट अभी हम देखते हैं कि जो भी ट्रेड वगैरह होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसको फ्री रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो राइट है आर्टिकल 300A, जिसे पार्ट किस में रखा हुआ है, 13 में रखा हुआ है। तो ये सारे जो राइट्स हैं वो दिखने में तो आपको एक तरह का फंडामेंटल राइट्स की तरह देखेंगे, बट इनको फंडामेंटल राइट्स में कोई जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी लीगल राइट्स हैं। अब क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है तो हमने इस चीज़ को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि अगर मान लो इन राइट्स का जो ऊपर लिखे हुए हैं, जो आर्टिकल 265 है, आर्टिकल 300A है, आर्टिकल 301 है, तो अगर इन राइट्स का अगर मान लो वॉयलेशन भी होता है तो जो एग्रीव्ड पर्सन है कैन नॉट अवेल दिस कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, नहीं ले सकता। ठीक है, तो उसको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके जो ऑर्डिनरी सूट है अंडर आर्टिकल 226 रिट जुरिडिक्शन जो हाई कोर्ट बेसिकली फाइल कर सकता है। जिस भी अथॉरिटी ने उस पर्टिकुलर पर्सन के जो राइट है, ये वाला राइट है, लीगल राइट है, उसको अगर वॉयलेट किया है तो हाई कोर्ट उसके लिए जो है रिट इशू कर सकती है। ठीक है, बट चेंज क्या है, डिफरेंट ये है कि यहाँ पे पहले उस पार्टी को, उस पर्सन को हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और जो भी रेमेडी है उसको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल राइट है हमने कवर कर लिया है। तो टोटल 10 वीडियोस में आपका फंडामेंटल राइट जो है कवर हो गया है। ठीक है, कल एक और वीडियो आएगी जो बेसिकली एमसीक्यूज़ के जो भी सोल्यूशंस होंगे या फिर जो मेन से क्वेश्चंस होंगे उन सोल्यूशंस के लिए वीडियो को लाई जाएगा। ठीक है, वरना इस वीडियो में आपके फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लिया गया है। अब हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज जो भी आपने पढ़ा है वो आप अच्छे से उसको एग्जाम के लिए तैयार कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो अब स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ हैं तो वो देख लेते हैं, आपको उसको अच्छे से सॉल्व करना है। और आप चाहो तो प्रीवियस वीडियोस की हेल्प ले सकते हो अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेसिकली बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और आपको बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। पहला है कि द रिट जो है मैंडेमस इज अवेलेबल है नॉट ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल अथॉरिटीज़ बट आल्सो दी अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। नेक्स्ट है कि द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। ठीक है, इनमें से करेक्ट आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग राइट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं है बट हैज़ बीन अपहेल्ड टू बी सो बाय सेवरल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राइट है जो मेंशन नहीं है कहाँ पे, फंडामेंटल राइट में आपको बताना है, बट बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर उसको किया गया है। तो पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेक्स्ट है राइट टू नॉन discrimination public employment, right to form association or unions and right to freedom of press। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग करना है आपको, जितने एक तरफ आपको रिट्स दी गई हैं एक तरफ आपको ग्राउंड्स दी गए हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन से रिट का बेसिकली क्या एक्सप्लेनेशन है। जैसे हैबियस कॉर्पस है, मेंडेमस है, क्यू वारंटो है, सर्चुरी है, जो कोर्ट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि द स्कोप ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो इनविसार्ज की गई है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हैज़ एक्सपेंडेड कंसिडरेबली ओवर द ईयर। ठीक है, तो हमने देखा था कि कैसे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हर साल बर साल जो है इसको एक्सपेंड किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर ऐड की गई हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन स्टिल नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोटेक्शन, तो इनमें से कौन सा है जो उसके अंदर नहीं आता आपको बताना है। ठीक है, तो जो कुछ टर्म्स होती हैं नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको ध्यान से देख के करना है। तो पहला है राइट टू गुड हेल्थ, राइट ऑफ अ बॉन्डेड लेबर to rehabilitation after release, the right under a settlement to claim bonus or DNS allowance, the right to livelihood by means which are not illegal, immoral or opposed to public policy। तो इनमें से कौन सा है जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर नहीं आता। फिफ्थ क्वेश्चन है
असर्शन एंड रीजन बताना है। असर्शन बेसिकली है प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द पार्लियामेंट ओनली एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन से देखें तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है इंडिविजुअली ट्रू है और क्या आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक का या नहीं। 6th क्वेश्चन, ये भी असर्शन और रीजन पे बेस्ड है। असर्शन कहता है कि वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ है। रीजन कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गार्डेड टू एवरी सिटीजन द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड हैज़ रिकॉग्नाइज द जुडिशरी एज द अनफेलिंग गार्डियन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल। तो क्या ए और आर करेक्टली है, इंडिविजुअली करेक्ट है नहीं, सबसे पहले ये चेक करना है। फिर ये चेक करना है कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं। 7th क्वेश्चन है कि विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल राइट इज गारंटीड ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू द फॉरनर्स लिविंग इन इंडिया। तो कौन सा वो एक फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ हमारे सिटीजन्स को मिलता है बट फॉरनर्स को नहीं मिलता जो कि इंडिया में रहते हैं। तो इनमें से कोई एक है वो आपको बताना है। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 8th क्वेश्चन है आपको मैच एंड फॉलोइंग करना है। लिस्ट ए में आपको केसेस दिखेंगे और लिस्ट 2 में आपको सेटेड कुछ प्रोविजंस दिखेंगे। तो आपको बताना है कौन किससे मैच करता है। तो कोड्स आपको दिए गए हैं, कोड्स में आपको सही कोड कौन सा है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर द टर्म डबल जियोपार्डी इम्प्लाइड इन आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में जहाँ पे हम डबल जियोपार्डी देखते हैं तो किस तरीके से वो है और क्या चीज़ें उसका मतलब है वो आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा सही है। पहला, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ कैन नॉट बी पनिश्ड अंडर departmental proceeding for the same offense. Next step, punished departmentally cannot be prosecuted in a court of law for the same offense. Third, shall not be prosecuted and punished for the same offense more than once. Fourth, cannot be subjected to proceeding in civil court for disobedience of an injunction along with criminal proceedings. तो इन चारों में से कौन सा है बताना है डबल जियोपार्डी का मतलब। 10th क्वेश्चन है which one of the under mentioned rights is guaranteed to citizens as right to freedom of अंडर आर्टिकल 19 के अंदर कौन कौन से राइट है जो उसके अंदर आते हैं। ठीक है, राइट टू वोट है, राइट टू सिटीजनशिप है, राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आपको एम्फेसाइज करना है नॉट करेक्ट पे कि आप कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ए कहता है द स्टेट कैन रेगुलेट द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर सेकुलर एक्टिविटीज़ विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सेकेंड है कि रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। सी है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ अ राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। डी है फंड्स अप्रोप्रिएटेड बाय रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन आर टैक्सेबल। तो इन चारों में से कौन सा गलत है अकॉर्डिंग टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो आपको बताना है। आर्टिकल नंबर 12 बेसिकली बात करता है राइट टू लाइफ इन इमेट्स फॉर्म, मतलब किस तरीके से आपको राइट टू लाइफ देखने को मिलेगा। पहला कि आर्टिकल 21 एंड इंक्लूड द राइट टू डाई, आर्टिकल 19 एंड डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, आर्टिकल 19 एंड 20 एंड डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, आर्टिकल 21 एंड डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो इनमें से कोई एक है जो आपको बताना है। 13 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की तो ये असर्शन और रीजन का है। असर्शन कहता है कि मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आर्टिकल 31C एज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वॉज हेल्ड इनवैलिड। क्या ऐसा मिनर्वा मिल में आपको देखने को मिला था। रीज़न बताता है द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 31C डिस्ट्रॉयड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखना है सबसे पहले आपको कि असर्शन और रीजन इंडिविजुअली ट्रू है या नहीं और फिर चेक करना है कि यार जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक है नहीं। 14th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैव एडेड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो कौन सा अमेंडमेंट के दौरान इसको ऐड किया गया था तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट नहीं है वो बताना है। पहला, राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंटीग्रल फैक्ट है राइट टू लाइफ का। बी है नेचुरल जस्टिस इज इम्प्लिसिट है इन आर्टिकल 21 में। द राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। राइट टू गो अब्रॉड इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है वो आपको बताना है। 16th क्वेश्चन है कि जो 93rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो किस चीज़ को लेके आया था, क्या चीज़ मतलब बेसिकली डील करता है। पहला कि राइट टू एजुकेशन को, राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट इन दी सर्विसेज अंडर द स्टेट, या फिर रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या फिर रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन द फेवर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इन सभी क्वेश्चंस को
मतलब इन सभी पार्ट्स को आपको देखना है, फिर बताना है कि कौन सा जो है 93rd अमेंडमेंट के दौरान इसको ऐड किया गया था। तो यहाँ पे आपको जो है जो भी MCQs हैं आपको 16 आपको अटैम्प्ट करने हैं। एंड कोई भी हेल्प चाहिए होगी आप पुरानी वीडियोज़ को रेफ़र करना। अब हम बात करते हैं मेंस के कुछ क्वेश्चंस की जिससे आपको प्रैक्टिस करना है। सब के सब आप कमेंट बॉक्स में अगर ना भी लिख पाएँ तो अपने रफ पेपर पे आप ट्राई करना कि हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको, ठीक है। बिकॉज कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड प्री में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका प्रैक्टिस करना साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मेंस की जो प्रिपरेशन है कभी भी आइसोलेट वे में नहीं की जा सकती, प्री के साथ साथ ही मेंस को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ केएस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी जैसे कि हम जानते हैं केएस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत आया था। तो उसका बेसिकली स्कोप क्या है, ठीक है, कि जो जजमेंट दिया गया था तो राइट टू प्राइवेसी को किस तरीके से वो बताता है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर आप बेसिकली मेंशन की गई थी, तो वो सब आपको एक्सप्लेन करना, एग्जामिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में आपको बताना है कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के बारे में आप क्या समझते हो। एंड हेट स्पीच जो आपको आजकल देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं लोग इसको अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन समझ लेते हैं, उसके हिसाब से जो हेट स्पीच फैलाते रहते हैं। तो किस तरीके से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है या नहीं, क्या क्या इसके बेसिकली कॉजेस हैं, तो वो सब आपको मेंशन करना है। और मेन चीज़ आपको फोकस करना है कि क्या जो फिल्म्स जो इंडिया में बेसिकली लाई जाती है उसको किस तरीके से फॉर्म माना गया एक्सप्रेशन का, क्या क्या रेगुलेशंस उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, किस तरीके से उसको देखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है गिव योर व्यूज़ ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू दे मेक इंडिया सेकुलर स्टेट? ठीक है, यानी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो को आपको राइट दिया गया है, तो किस तरीके से वो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाने में हेल्प करती हैं, वो आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो इन द कंट्री हैव कम टू बी आइसोलेटेड विद फ्रीक्वेंट मिसयूज आपको देखने को मिला है, ठीक है, एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंट मिसयूज, डिस्कस द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द सुप्रीम कोर्ट व्यूज ऑन दिस इशू। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ किस तरीके से हमारी कंट्री में इसको मिसयूज़ किया जा रहा है। बहुत बार आप देखते हो कि कई बार जो है बहुत से लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रख तो लिया जाता है, बट कहीं ना कहीं वो साबित नहीं कर पाती कोर्ट के सामने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उनका हनन किया जा रहा है, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन इश्यूज़ में अपना जजमेंट दिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डिजिटल वेलबींग ऑफ सिटीजन इन द इंडिया। ठीक है, कहीं ना कहीं जो डाटाज हैं हमारे, ठीक है, चाहे पर्सनल डाटा हो, ठीक है, तो उन सारे डाटा का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्राइवेसी लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मीडिया में, सो दैट हर एक सिटीजन्स जो है अपने आप को एक सिक्योर बेसिकली फील कर सके। तो इस चीज़ के ऊपर आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या जानते हो, वो आपको बताना है। एंड एग्जामिन करना है इसका रिलेवेंस जो है सेकुलर कंट्री में किस तरीके का होगा, लाइक इंडिया एंड चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे हर एक धर्म को अपने हिसाब से जो है काम करने का अधिकार है। उनके जो भी लॉज हैं जिससे उन्हें गवर्न किया जाता है वो एक पर्टिकुलर उस रिलीजन से बेस्ड होते हैं। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हर किसी को एक दायरे के अंदर नहीं रख सकते। तो इंडिया जैसे सेकुलर कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट कर पाना कितना चैलेंजिंग हो सकता है, उस चीज़ को आपको बताना है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है वेरियस रिट जुरिडिक्शंस को, जो रिट्स बेसिकली आपके मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मिली हुई है, तो क्या है, हर एक तरीके की रिट्स आपको बतानी है। एंड व्हाट रोल डू रिट्स प्ले इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, तो किस तरीके से वो इंडिया में सिटीजन्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए वो काम करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों को आपको अच्छे से मैंशन करना है। तो ये आपके थे टॉपिक्स के कुछ MCQ मतलब मेंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जब हमने डिस्कस किया था राइट टू इक्वलिटी, तो उसके एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो जिन जिन लोगों ने उन क्वेश्चंस को उस समय अटैम्प्ट नहीं किया था तो उनके पास एक और मौका है कि वो इस टाइम जो अटैम्प्ट कर लें, एंड जो भी उनको फिर डाउट होगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी कल के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि रूल ऑफ लॉ इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट सेक्रोसेंट पार्ट माना जाता है हमारी डेमोक्रेसी का, ठीक है, यानी लॉ से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, जो भी काम होगा लॉ के दायरे में किया जाएगा, जो कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट है। हाउ द वैल्यूज़ जो है रूल ऑफ लॉ की फेड हो रही है रिसेंट टाइम्स में, आप देखने को मिलता है। कौन कौन से जो है एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो वो आपको मेंशन करना है। एंड व्हाट स्टेप्स शुड द जुडिशरी टेकन टू स्ट्रेंथन इट, और किस तरीके से जुडिशरी ने इसको बेसिकली स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो भी आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कंटेक्स्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी चेंजेस विद चेंजिंग कंटेक्स्ट, तो जिस तरीके से कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है हमारी राइट टू इक्वालिटी जो है
वो भी चेंज होती जा रही है। डिस्कस करना है फ्लोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ डिनाइल ऑफ राइट टू इक्वालिटी टू रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ लिव इन इंडिया। तो बहुत सी रिफ्यूजी कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिया में रहती हैं, देखा जाए तो राइट टू इक्वालिटी उनको भी मिलना चाहिए, बट क्योंकि उनसे ये राइट डिनाई किया जाता है, उनसे छीना जाता है, तो किस तरीके से फिर वो बेसिकली होगा, क्या क्या आपको चीज़ें हैं उस पर मैंशन करनी है, ठीक है। डिस्कस करना है बेसिकली आपको कि स्टेटमेंट किस तरीके से उनके राइट को डिनाई किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है रीसेंट केस जो है हरियाणा एंड महाराष्ट्र का, जो कि रिजर्वेशन की बात करता है सीट्स फॉर स्टेट सिटीजन्स के लिए इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी कंसिडर अ प्रैक्टिस इन राइट कंटेक्स्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक एक्सेप्शन तो है कि कोई भी स्टेट जो है अपने पर्टिकुलर स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ सीट जो है रिजर्व कर सकता है, ठीक है, एज अ रेजिडेंस, जब वहाँ पे रेजिडेंस एज अ फैक्टर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो कितने हद तक ये सही है वो बताना है। इन दिस रिगार्ड टू डिस्कस द फंडामेंटल राइट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड सन ऑफ सॉइल थ्योरी जो है आपको बतानी है, डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन एजुकेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू इकोनॉमिकली डिसएडवांस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये अमेंडमेंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि किस तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। तो आपको बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या क्या कंसर्न्स इस बिल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया एक्सटेंशन ऑफ द टर्म इस चीज़ का जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का, जो ये कहीं ना कहीं एग्जामिन कर रही थी इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को बाय 6 मंथ, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कमीशन लाई गई थी वो किस तरीके से उसका टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया गया है, किस तरीके से वो एग्जामिन करी थी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी कास्ट को, तो वो सब आपको बताना है। और किस तरीके से और बेसिकली आपको डिस्कस करने का सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस हैं जो इस कमीशन ने जो भी काम किया है, किस तरीके से वो सिग्निफिकेंट काम था, क्या क्या लिमिटेशंस थी इस एक्सरसाइज के, बिकॉज सब कैटेगराइजेशन ओबीसी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने बात की थी ओबीसी में बहुत से क्रीमी लेयर हैं, एडवांस मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो उन सबको हटाने के लिए जो मेन ओबीसी के लोग हैं उनको ये बेसिकली इसका फ़ायदा होना चाहिए रिजर्वेशन का, तो उस कंटेक्स्ट में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो कल फिर इसको अच्छे से इसको डिस्कस किया जाएगा हर एक चीज़ को। अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कल के सोल्यूशंस में समझ पाना। सो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम में IQ टैब ऑफिशियल ऐप जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अपनी पीडीएफ ले सकते हैं। आपको वीडियोज़ कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।